भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं और उनका ये दौरा बहुत ही हिस्टोरिक किस्म का है, जिसमें अमेरिका और भारत के बीच जो रिलेशनशिप हैं उनकी न्यू हाइट्स को एक तरह से दोनों लीडर्स और दोनों देश डिटरमिन करेंगे। मगर एक ऐसा इंटरव्यू जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का गुज़िश्ता दिनों छपा और जिसमें उन्होंने कहा कि उनको भारत और यूएस के बढ़ते रिश्तों पे कोई बहुत टेंशन तो नहीं है, मगर अगर ये रिलेशनशिप पाकिस्तान की कॉस्ट पर हुए तो फिर पाकिस्तान को हार्ड चॉइसेस करना पड़ेंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है और मैं इससे ये मान ही लेता हूँ कि जैसे वो ये सोचते हैं कि शायद इससे कुछ ऐसा होगा, इस मीटिंग से या इन नए बढ़ते रिलेशनशिप जो भारत और यूएस के बीच में है, पाकिस्तान की कॉस्ट पर नहीं होना चाहिए। अगर होंगे तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा। इस सिचुएशन पे मैं प्रोफेसर धीरज शर्मा जी से आज बातचीत करूंगा। मेरा पहले यही सवाल है धीरज शर्मा जी से कि ये पाकिस्तानी कॉस्ट जो पाकिस्तान के मिनिस्टर कह रहे हैं, इससे उनकी क्या मुराद है और क्या कॉन्सिक्वेंसेस वो जो पीछे छुपे हुए उनके लफ्ज़ हैं हो सकते हैं हार्ड चॉइसेस के कॉन्टेक्स्ट में, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं अमेरिका के लिए जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा कह रहे हैं। जी, आपका स्वागत करते हुए मैं इसी बात से आपकी राय लेना चाहूँगा। एक्चुअली क्या है कि ये बड़ा मुश्किल एक चीज है कि पाकिस्तान जब भी इंडियन रिलेटेड कोई मैटर होता है उस पर कमेंट करके एक थ्रेटनिंग सॉर्ट ऑफ कमेंट होता है कि नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान। ये मेरे ख्याल से एक फियर कन्वे करता है। दिस डेमोन्स्ट्रेट्स के पाकिस्तान की यूएस के ऊपर डिपेंडेंस है, फॉरेन एड के ऊपर। आप देखें, माने ना माने, जब एड की बात आती है ना तो यूएस के अलावा बहुत ही कम ऐसे कंट्रीज हैं जो कि डेवलपमेंटल एड या अनअटैच्ड एड वो दे पाए। अगर अमीर तरीन देशों में देखा जाए तो चाइना भी अगर किसी को फंड करता है तो वो क्विड प्रो को के हिसाब से करता है। यूएस अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को लेके फंड करता है, बट स्टिल इज relatively benign in its funding when it comes to international affairs compared to China. तो ये पाकिस्तान का एक जो स्टेटमेंट को मैं इस तरीके से देखूंगा कि वो सोचते हैं कि इंडियन यूएस जो क्लोजनेस होगी उससे पाकिस्तान के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा, पर्टिकुलरली फ्रॉम द डिफेंस साइड। पाकिस्तान की जो डिफेंस रिलायंस है वो बहुत ज्यादा यूएस के ऊपर है, वो चाहे एयरक्राफ्ट्स हों चाहे टैंक्स हों, बहुत सारी डिपेंडेंस है। अब स्पेयर पार्ट्स होते हैं, उसके बाद मेंटेनेंस होती है, बिग डिपेंडेंस। उनको ऐसा लगता है कि कहीं इन सब चीज़ों का जो दखल है वो ऐसे ना हो जाए। और दूसरा, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक जो है, इनके अफेयर्स के ऊपर भी यूएस की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। तो उनको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि इन सब चीजों में जो वो पहले अभी ताजा वो ग्रे लिस्ट से बाहर आए हैं एफएटीएफ की, तो कहीं दोबारा ना चले जाएं उसमें। तो बहुत सारी ये मेरे ख्याल से फियर्स का एक कॉम्बिनेशन है वो स्टेटमेंट, और इससे ज्यादा मैं उस स्टेटमेंट में कुछ नहीं देखता। इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप बहुत पुरानी है। ये उस टाइम की रिलेशनशिप है जब वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस हुई थी 1800s में, जब स्वामी विवेकानंद ने जाकर शिकागो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिक स्पीच दी थी और एक इंट्रोड्यूस किया था अमेरिकन पब्लिक को ऑफ इंडिया एंड इंट्रोड्यूस हिंदू रिलीजन, इंडियन वे ऑफ लाइफ, हिंदू वे ऑफ लाइफ एंड हिंदू फिलॉसफी। तो तब से वो रिलेशनशिप बननी शुरू हो गई। उसके बाद इंडेंचर्ड लेबर यूएस में और मेक्सिको में बहुत गई है रेल ट्रैक्स बनाने के लिए। फिर एक दौर आया जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा, इंडियन कंटिजेंट्स वाज अमंग्स द लार्जेस्ट कंटिजेंट्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।
as well as in the Second World War. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो बर्मा सेक्टर में इंडियन आर्मी ने यूएस आर्मी के साथ मिलकर कई स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल ऑपरेशंस किए हैं. इंडिया का जो एयरपोर्ट है कलकत्ता का वो भी यूटिलाइज हुआ है. एट दैट पॉइंट इन टाइम एक रिलेशनशिप अच्छी बनने लग गई. यहां तक रिलेशनशिप बन गई कि आपके व्यूअर्स को ये जानकर हैरानी होगी कि प्रेसिडेंट रोजवेल्ट ने एट द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी. उन्होंने कहा कि यूके शुड गिव इमीडिएट इंडिपेंडेंस टू इंडिया, जिसके ऊपर विंस्टन चर्चिल नाराज हो गए, because Winston Churchill was the prime minister at that point in time and he was very much against the principles of giving independence to India. As a matter of fact, उस जमाने में शायद उन्होंने या किसी और एक important leader में statement दी थी कि if UK loses India, it will become akin to a small island on the western side of the Europe amidst Pacific Ocean. तो अटलांटिक ओशन एक इनसिग्निफिकेंट आइलैंड बन के रह जाएगा. तो चर्चिल वाज वेरी मच अगेंस्ट इट, बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली फॉर चर्चिल, फॉर्चुनेटली फॉर इंडिया, कि वो इलेक्शन ही हार गए. नाउ दिस इज आल्सो वेरी वेरी हिस्टोरिक थिंग व्हिच पीपल शुड नो कि 1945 में ब्रिटेन में वो लड़ाई जीतकर उनकी अप्रूवल रेटिंग्स को अगर कंपैरिजन, उस वक्त तो उनको एक वर्ल्ड लीडर माना जाता था. ही वाज रेनाउंड एज अ हीरो एंड द एंटायर यूके में उनकी वर्शिप होती थी एक तरह से, और वो इलेक्शन हार गए. क्लेमेंट एटली, हु वाज अ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इन द कोएलिशन गवर्नमेंट बिफोर 1945, एंडेड अप विनिंग. तो लेबर जीत गया और क्लेमेंट एटली साहब जो प्राइम मिनिस्टर बने, and he pursued the agenda of decolonizing several countries and India benefited as a result of that. Otherwise, ये लोग उसको और थोड़ा difficult करते, हालांकि situation वैसे भी थोड़ी develop हो रही थी इंडिया में. It would have been very difficult for them to retain India as a colony, पर ये एक फैक्टर था. तो यूएस के प्रेसिडेंट ने इंडिया की उस टाइम पे एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट यूएस प्रेसिडेंट की देना कि इंडिया को इंडिपेंडेंस देनी चाहिए. तो रिलेशनशिप तो बहुत स्ट्रांग है. उसके बाद 1950s में भी यूएस से इंडिया को थोड़ी बहुत एड मिलती रही. नॉट एज मच एड एज पाकिस्तान वाज रिसीविंग, बट वाज रिसीविंग एड. Another very important factor was the presence of Galbraith, who was the US ambassador to India. Galbraith was an economist of the highest order. उनकी किताबें आज भी हम पढ़ते हैं. तो Galbraith saw potential in India, और उन्होंने भारत देश में 1950s में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में कंप्यूटर साइंस का लेबोरेटरी एस्टैब्लिश किया. अच्छा, फोर्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर IIM अहमदाबाद में वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स इज फोर्ड फाउंडेशन, बाय द वे. ये भी एक लोगों को जानकर वो रहेगी कि हाउ अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस फॉर द फर्स्ट 20 years IIM अहमदाबाद की मेंटर इंस्टीट्यूशन वाज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. तो एक्सचेंज प्रोग्राम चला करते थे. द रिलेशनशिप टुक अ वेरी डिफरेंट टर्न इन 1960s. US developed closeness with Pakistan owing to its military interests in Central Asia, as well as a result of the fallout of the Korean War. कोरियन वॉर में इंडिया ने थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया पहले, बाद में उन्होंने यूएस को सपोर्ट किया. बाय द वे यूएन में इनकी वोट है इंडिया की प्रो, पर इन्होंने एक स्टैंड ले लिया था और नॉन अलाइंड मूवमेंट का भी स्टैंड ले लिया था. और 60s के दौरान एक टेंशन का माहौल थोड़ा सा पैदा हो गया इंडिया यूएस रिलेशनशिप में. पर्टिकुलरली वो एक फ्लक्स का पीरियड यूएस में भी था, क्योंकि यूएस में जॉन एफ कैनेडी को असैसिनेट कर दिया गया और उनकी जगह पर लिंडन जॉनसन जो है वो प्रेसिडेंट बन गए. लिंडन जॉनसन वाज नॉट द प्रेसिडेंट बाय इलेक्शन, ही वाज वाइस प्रेसिडेंट विदाउट anybody casting a single vote for him. He became the president and remained the president for next almost 1.5-2 years, and then won the re-election and again became the president. तो लिंडन जॉनसन भी एक टिपिकल आदमी थे. उस दौरान ड्यूरिंग द 1960s पीरियड, द एंटायर 60s पीरियड,
the relationship between India and US started to deteriorate. The second reason for deterioration between the relationship between India and US was also change of guard in India. इंडिया में नेहरू जी चले गए, उसके बाद शास्त्री जी का एक ब्रीफ पीरियड था 2-1 साल का, 1.25 साल का. इंदिरा गांधी जी आए तो उन्होंने थोड़ा सा लीनिंग अपना टुवर्ड्स यूएसएसआर बनाना शुरू किया. एंड इन द मीन टाइम द रशियंस स्टार्टेड टू एक्सपैंड. Now that was a major turning point, and that was because US had strategic interest. उनको पाकिस्तान के bases चाहिए थे, and Pakistan was ready to sell out. By the way, I'm using the word sell out because it was really a sellout. They gave their land, they gave their air bases, they gave their army as a hired gun at that point in time to pursue the agenda in Afghanistan. ये सब टाइम में पाकिस्तान में सिग्निफिकेंट अमेरिकन इन्वेस्टमेंट हुई, बोथ इन डिफेंस एज वेल एज अदरवाइज. पाकिस्तान ने इसका खूब फायदा उठाया, पर जैसे ही द लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान एक्सपोज हो गई, फर्स्ट टाइम उनका एक्सपोजर हुआ ड्यूरिंग द बांग्लादेश वॉर, जबकि उन्होंने ये दिखा दिया कि हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्रुटैलिटीज कमिट हो सकती हैं बाय द पाकिस्तान आर्मी. और सेकंड टाइम जब उन्होंने उसामा बिन लादेन वाले एपिसोड में एक बैक स्टैब किया, जिसके ऊपर तो देयर आर स्टेटमेंट्स बाय कोंडोलीजा राइस, देयर आर स्टेटमेंट्स बाय मैडेलिन एल्ब्राइट, देयर आर स्टेटमेंट्स बाय स्कूटर लिबी, देयर आर स्टेटमेंट्स बाय द अमेरिकन प्रेसिडेंट कि भाई you are housing an international terrorist in your country and you are fooling us at the same time. तो एक ट्रस्ट जो है ना वो पाकिस्तान के ऊपर टोटली जिसे कहते हैं वो खत्म हो गया. इन द मीन टाइम अगर आप पाकिस्तान के रिसेंट सर्वेस पढ़ें तो पाकिस्तानीज का एक रिसेंट गैलप सर्वे है, उसमें मोर देन 75%, एक्चुअली 78% से ज्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो यूएस को अपना दुश्मन मानते हैं. Whereas Gallup survey in India, 70% of the Indians think that US is their friend and is a friendly nation. Same thing is with the Americans. 71% of the Americans, according to the Gallup survey, view Indians positively, and only less than 26 or 24% of the US people believe that Pakistan is a friend of US. ये numbers बड़े interesting numbers हैं, बड़े enlightening numbers हैं. So I don't believe that over the years the relationship between India and US is contingent upon Pakistani relationship anymore, because Pakistan has done more damage to its relationship by its own actions. Indian actions से उनके relationship खराब नहीं हुई है, उन्होंने अपनी relationship खुद खराब की है. On the contrary, इंडिया और पाकिस्तान की जो इंडिया और यूएस की जो रिलेशनशिप है वो एक अप एंड डाउन पीरियड से गई है, पर सिंस बिल क्लिंटन टुक ओवर 1992 onwards with the computerization and computer era, they recognized the value of India, and liberalization 1991 में इंडिया ने इकोनॉमिक पॉलिसी में अपने सिग्निफिकेंट चेंजेस लेके आए. उसके बाद there was no looking back. So the trajectory of India relationship with the USA has been significantly upwards from 1991 onwards. It had its periods of ebbs and tides between 1947 and 1991, but not 90. So last 32 years of consistently upward relationship hai. Whereas Pakistan ki for the last 30 years a consistently downward relationship. आपने अभी पीछे जिक्र किया कि अमेरिका को 1971 में इस बात का अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान ने किस तरह अपने ही भाई बंद मुसलमान बंगालियों के साथ जो जुल्म किए, और अमेरिका उस वक्त ही अलर्ट हो गया था. और 1971 से लेके उसामा बिन लादेन के जब टाइम लाइन को आप देखते हैं तब अमेरिका के कान खड़े हो गए कि भाई हमसे ही बिलियंस डॉलर लिए और हमें ही पाकिस्तान ने बिट्रे किया. तो ये जो सिचुएशन है, क्या आपको नहीं लगता कि इतना लंबा अरसा अमेरिका को समझने में क्यों लगा 1971 से लेके फिर उसामा बिन लादेन के ऑपरेशन तक? क्या ये खुद अमेरिका की नाइविटी नहीं है कि वो इतना अरसा फिर भी पाकिस्तान के साथ नथी रहे? आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं?
ये नाइव नहीं है जी, एक्चुअली यू हैव टू व्यू इट फ्रॉम ए जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। इसके ऊपर ना एक थियरी है, इट्स कॉल्ड द थियरी ऑफ एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट एंड सेल्फ सर्विंग बायस। ये वियतनाम वॉर में भी यही हुआ है। जब आप एक जगह पर इन्वेस्ट कर देते हैं ना, तो देन इट बिकम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कट योर लॉसेस, जिसे हम कहते हैं। गैम्बलर्स पैराडॉक्स भी बोलते हैं इसे, कि आप एक बार जुआ खेलना शुरू करते हैं, आपने पहले दाव में आप 100 रुपए जीत गए, फिर आप हारना शुरू हो गए, फिर आपको लगता है कि मैं और खेलूं ताकि मैं रिकवर कर लूं। ये एक पॉलिसी फ्रेमवर्क में भी ये सब चीजें आ जाती हैं। बट लेट मी पॉइंट आउट टू यू, इसमें इंडिया का भी एक, इंडियन पॉलिटिक्स का भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। सो आई विल जस्ट मार्जिनली चेंज द डेट लाइन। इंडिया, यूएस पॉलिसी इंडिया के खिलाफ होनी 60s में शुरू हो गई। जैसे ही नेहरू जी की डेथ हुई, उसके बाद शास्त्री जी आ गए। शास्त्री जी was a neutral person। इंदिरा जी जब आई तो उनको there are many speculations about death of शास्त्री जी, death of होमी भाभा, और एक कॉमन लोगों के जो बातचीत में आना शुरू कर दिया कि US intelligence agencies are interfering in the internal affairs of India। मेरे ख्याल से ये भी एक फैक्टर रहा होगा। सो 66 में जैसे इंदिरा गांधी जी आई, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 66 to 71 उन्होंने कुछ चेंजेस किए। वन ऑफ द चेंज वाज टू द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाय द वे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल चेंज करना एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने उसमें एक वर्ड सोशलिस्ट ऐड किया। इट वाज यूनियन ऑफ सॉवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट वर्ड नहीं था, तो उन्होंने प्रियम्बल चेंज किया थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और उसमें वर्ड सोशलिस्ट डाला। अब जब आपने ये वर्ड सोशलिस्ट डाल दिया, इट डायरेक्टली कन्वेज दैट यू आर लीनिंग टुवर्ड्स यूएसएसआर। तो ये सब चीजें लेट 60s अर्ली 70s में हुई। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उससे ऑफ कोर्स यूएस वाज पुश्ड टुवर्ड्स पाकिस्तान, नॉट जस्ट फॉर देयर ओन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, बिकॉज उस वक्त तक इतने मेजर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं थे। उस वक्त तक वियतनाम था, उस वक्त तक कोरिया था, कोरिया 50s में और वियतनाम 60s में। पर यहाँ एक डेवलपमेंट शुरू हो गई, तो उनको एज ए रिजल्ट ऑफ एक पॉलिसी डिसीजन, इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से उन्होंने वहां पे जाना शुरू किया। और इंडिया ने एक रिस्पॉन्स भी उसका दिया। बहुत सारे लोग इसको भी नहीं जानते होंगे कि इंडिया स्टार्टेड नेशनलाइजिंग लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज and also sent out number of American firms. So IBM, Coca-Cola, Citibank were all made to leave India in the 70s. बहुत सारे लोग, आपके व्यूअर्स जो कि यंग व्यूअर्स हैं, वे ये नहीं जानते होंगे कि भारत देश में पेप्सी came back as लहर पेप्सी, because there was a requirement कि आपको लोकल पार्टनर एक रखना पड़ता है। Before it became Pepsi, it was लहर पेप्सी, and it only came to India in either 1990 या 91, around that time, जब liberalization start हुई 91 onwards, I think 91 या 92 में। उससे पहले भारत में ये अमेरिकन ड्रिंक्स तक नहीं थे। So we were having things like Campa Cola, 777, Gold Spot, Thumbs Up, just to give a reference। And also from a banking standpoint, Citibank, HSBC, ये सब इंडिया में नहीं हुआ करते थे। तो ये सारे जब strategic decisions लिए गए, तो of course Americans also withdrew a little bit। All of this changed, in 1990-91. 91 में one of the most important prime ministers, I would say, in our country, in the history, who is one of the unsung heroes, PV Narasimha Rao। PV Narasimha Rao changed the, अब देखिए, क्रेडिट फाइनेंस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर को मिलता रहता है कि मनमोहन सिंह जो क्रेडिट मिलता है या चिदम्बरम जी को क्रेडिट मिलता है, क्रेडिट जाने प्राइम मिनिस्टर को क्रेडिट नहीं मिल रहा, उनकी तस्वीर भी नहीं लगाई जाती कहीं। ही वाज द वन जिन्होंने उनको मिनिस्टर बनाया। ही वाज द वन हु पुश्ड द इकोनॉमिक मॉडल, जो कि पहले डेवलप हो गया था एक 1990 में। मैंने पहले भी जिक्र किया है, सुब्रमण्यम स्वामी जी की किताब है रीसेट, आप पढ़िए। तो वो 91 में जब इम्प्लीमेंट हुआ, दैट वाज अ मेजर टर्निंग पॉइंट, जहां से ट्रैजेक्टरी अपवर्ड गई है। भारत का जो ट्रेड है वो यूएस के साथ अप्रोक्सीमेटली $60 बिलियन के करीब का जो ट्रेड है, और आप ये देखिए कि $60 बिलियन का हमारा
ये 2-3 साल पुराना डेटा है, आपके सामने मैंने डेटा रखा है, आप वो डेटा दिखा सकते हैं. Our trade with US is almost 60 times more than that of Pakistan. So पाकिस्तान के बेसिस के ऊपर हमारा कुछ नहीं है, यू नो, मे बी 60 गुना हमारा ट्रेड है उनके साथ. मतलब आप सोचें कि मतलब देयर इज नो कंपैरिजन एब्सोल्युटली. और कंपैरिजन्स की जहां तक बात आए तो मैं अभी बड़े इंटरेस्टिंग कुछ स्टेटिस्टिक्स पढ़ रहा था कि लोग इंडिया पाकिस्तान के डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करते हैं. इंडिया और पाकिस्तान की आबादी में 6 गुना का अंतर है. पाकिस्तान की आबादी 1/6 है. तो अगर हम उस पैरामीटर को 1/6 कर दें तो जस्ट इमेजिन इन पाकिस्तान इन द एंटायर ईयर about 50 million people, but 5 million people, 5 मिलियन लोग फ्लाइट लेते हैं. 4-1 लाख आदमी हर महीने फ्लाइट लेता है. इंडिया में 1 करोड़ 20 लाख आदमी हर महीने फ्लाइट लेता है. तो आप डिफरेंस, आप उसको कंपैरिजन कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट 30 टाइम्स इज द डिफरेंस बिटवीन द एयर ट्रैफिक. पॉपुलेशन डिफरेंस इज 1/6. This is an indication of an upward movement in Indian economy, which attracts America. ये हमारी लोकल इकोनॉमी, मतलब इसमें कोई अमेरिकन सपोर्ट नहीं है, ये लोकल इकोनॉमी है हमारी. आप ये देखें कि इन द लास्ट 6 months इंडियन जो एयर इंडिया है, जो टाटा ने अभी दोबारा खरीदी है, उन्होंने 500 एयरक्राफ्ट को ऑर्डर दिया है. तो दूसरी एयरलाइन है इंडिगो, उसने भी 500 का ऑर्डर दे दिया है. तो 500 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए जा रहे हैं. दिस रिफ्लेक्ट्स द ग्रोइंग सेक्टर. द ग्रोथ ऑफ द सेक्टर इज एस्टिमेटेड टू बी 56%. 56% ग्रोथ इन द एयर ट्रैवल. अगर लोगों को पैसे मिल रहे हैं, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास सरप्लस इनकम है, तभी वो फ्लाइट ले रहे हैं ना. दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन. उसी हिसाब से अगर आप पाकिस्तान के हिस्टोरिकली कंपेयर करें तो उन्होंने बिटवीन एयरवे, रेलवे एंड रोडवे में रोड के ऊपर फोकस किया. परंतु रोड नेटवर्क में भी अगर आप कंपैरिजन करेंगे, द रोड नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान इज ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से कोई 27 या 28 गुना बड़ा रोड नेटवर्क भारत में है. लिंक रोड्स हैं, रूरल रोड्स हैं, हाईवेज हैं. These are remarkable highways and remarkable, I mean the comparison, then 1:6 of the population, 1:26-27 is the road network. उसी तरह से आप शिपिंग में आ जाएं. अभी स्वर्णमाला प्रोजेक्ट जो है, उसके तहत जो सीमेंट है वो अगर आप विशाखापट्टनम से, यू नो, दे से स्टील ऑन स्टील हैज द लोएस्ट कार्बन फुटप्रिंट. स्टील ऑन स्टील हैज द लो कार्बन फुटप्रिंट, सॉरी, steel on water has the lowest, and steel on asphalt, which is road, has the highest carbon footprint. So to minimize the road, स्वर्णमाला प्रोजेक्ट, जिसके ऊपर के आप रोड से आप सीमेंट लेके जाएं विशाखापट्टनम, और वहां से वो समुद्र के जरिए वो चेन्नई आ जाएगा, और चेन्नई से वो फिर रोड नेटवर्क से अंदर ट्रैवल कर जाएगा. ये तो प्लान्स हैं. द साइज ऑफ द इंडियन रेलवे, recent developments in trains like Tejas या वंदे भारत, ये 150-160 किलोमीटर की स्पीड पे ये ट्रेनें चल रही हैं. अच्छी ट्रेनें चल रही हैं, लोग उसकी सुविधा ले रहे हैं. मैं रेलवे में भी, यू नो, इंडिया प्लेड अ वेरी इनोवेटिव रोल, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है इसमें. रेलवे में, रेलवे यू नो बिकेम, दे क्रिएटेड ऑटोनोमस कंपनीज. उनमें से एक कंपनी हमारे यहाँ पे है IRCTC. आपके व्यूअर्स को जानकर ये हैरानी होगी कि सुबह तत्काल सर्विस होती है, जिसमें आप, यू नो, आउट ऑफ द क्यू आप बुकिंग कर सकते हैं बाय पेइंग ए सरचार्ज ऑफ अ फ्यू हंड्रेड रुपीज. मॉर्निंग में वो 10 से 11 शुरू होती है. उस 10 से 11 के टाइम के बीच में 9 से 10 लाख टिकटें बिक जाती हैं. सो दैट सिस्टम डजंट फेल. दैट सिस्टम इज ऑल्सो इंडिजिनस. वो क्रिस करके, अगेन रेलवे ने ही अपनी हाइव ऑफ करके एक ऑटोनोमस कंपनी बनाई है. So this is an attractive market. It's a growing market. Inflation is under control. Things are growing. People are ingenuous. People are liked by the American people. So there is no dependence of Indo-US relationship on Pakistan. आपने पीछे बात की कि पाकिस्तान is ready to sell out to America. मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान was ready to sell out to America. Pakistan is ready to sell out to America, and Pakistan will be ready to sell out to America.
तो अगर ये सिचुएशन है, फिर क्या वजह है कि जब पाकिस्तान अमेरिका को एक तरह से मैसेज देता है, थ्रेट करता है कोट अनकोट, कि आपको अगर पाकिस्तान की कॉस्ट पे इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने पड़े तो फिर हम कुछ हार्ड चॉइसेस करेंगे, तो इस मैसेज से अमेरिका क्या मानी लेगा, क्या रिस्पॉन्ड करना चाहेगा? देखिए, अमेरिका को हार्ड चॉइसेस, अमेरिका इज अ वेरी पावरफुल कंट्री, यू नो, $30 ट्रिलियन के करीब, 28-29 ट्रिलियन डॉलर्स उनका जीडीपी है, एंड नो मैटर हाउ मच पीपल ट्राई टू डिनाई इट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ओवर पावर अमेरिका। इवन इफ लोग कहते हैं कि पेट्रो डॉलर है और पेट्रो डॉलर को हम खत्म कर देंगे, कितने देश खत्म कर पाएंगे, कितने लोग मिल जाएंगे? यू सी, there are many other ways in which they are influencing your life. Just take for banking software. Banking software 80% से ज्यादा अमेरिकन सॉफ्टवेयर है। अब बैंक को फ्रीज करना, I mean, they have control over numerous things. इंटरनेट ट्रांजैक्शन, सैटेलाइट्स, अब चाइना ने ऑफ कोर्स सैटेलाइट्स बहुत सारी डाल दी हैं, बट उन सैटेलाइट्स को यूज करना फॉर अदर पीपल टू ट्रस्ट एंड यूज दोस सैटेलाइट्स इज वेरी वेरी लो। लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं उनको। तो लेट अस व्यू दिस सिनारियो। एक सिनारियो हम एनालाइज कर लेते हैं कि पाकिस्तान सेज दैट इट विल सैंक्शन यूएस। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मेरे ख्याल से हमारा ये एक टाइटल होना चाहिए कि पाकिस्तान लेवीज सैंक्शंस ऑन द यूएस। जैसे है ना, यूएस सैंक्शन कर देता है, अभी यूएस ने सैंक्शंस लगाए हैं रशिया के ऊपर, तो रशिया के ऊपर उसका इम्पैक्ट हो रहा है, उसकी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हो रहा है, बहुत सारी चीजें वहां पे महंगी हो रही हैं, बहुत सारे लोगों को वहां तकलीफ हो रही है, वहां की इकोनॉमी में डिफिकल्टीज आ रही हैं। तो मैं एक आपको टाइटल देता हूं एंड वी कैन डिस्कस दिस टाइटल कि पाकिस्तान अमेरिका के ऊपर सैंक्शन लगा देता है कि यू आर नॉट कोऑपरेटिंग विद अस, यू आर डेवलपिंग क्लोज रिलेशनशिप विद इंडिया एंड यू नो इंडिया इज नॉट आवर फ्रेंड नेशन, सो वी सैंक्शन यू। सो इसको हम एक सेक्टर वाइज सेक्टोरली देख लेते हैं। पहले तो डिफेंस। पाकिस्तान सेज के यू आर नॉट कोऑपरेटिंग विद अस, हम आपको डिफेंस में सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अमेरिका क्या कहेगा? ठीक है जी, कोई बात नहीं, डोंट डू इट, वी आर द वंस हु आर सप्लाइंग यू डिफेंस। हम नहीं सप्लाई करेंगे, हम किसी और को दे दिया करेंगे, हम ना मालदीव्स को दे देंगे, श्रीलंका को दे देंगे, बर्मा को दे देंगे, चलो जी बच गया हमारा। नेक्स्ट इज पाकिस्तान सैंक्शंस यूएस एंड सेज कि हम आपको चीजें एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। वो कहेंगे अच्छा ठीक है जी, आप वैसे ही हमको क्या एक्सपोर्ट करते हैं, हम आपको उल्टा चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, वो हम बंद कर देते हैं, और उसके बाद आपके यहाँ पर जो चीजें हैं वो महंगी हो जाएंगी। कोई बात नहीं, आप चाइना से ले लें, अगर चाइना से लेना चाहेंगे आप उनसे ले लें, आप सेंट्रल एशिया से लेना चाहें उनसे ले लें, ठीक है जी। देन द थर्ड थिंग इज कि हम ना आपके करेंसी को, हम यूएस डॉलर को हम यूएस पाकिस्तान में नहीं लगाएंगे, हम सैंक्शन कर दिया जी हमने, we will no longer accept US dollars. Pakistan is surviving on the money of NRPs, non-resident Pakistanis. Non-resident Pakistanis wealth को expatriate करते हैं, वो वहां पर repatriate करते हैं, पैसा आता है, उससे पाकिस्तान की मईशत चलती है। अब US डॉलर को डी-रिकग्नाइज कर दिया, कहीं हम नहीं लेंगे, हम सैंक्शन किया है ना आपने, तो उसके बाद पाकिस्तान रूपी will become like a paper. It will become like a paper. It will have no value. It will have no. It is not a even a partially convertible currency in the open market. तो खत्म हो गई बात। Finally वो ये कहेंगे जी कि हमने आपके ऊपर सैंक्शन लगाए हैं, हमने आपने बंदे भी यूएस में भेजने बंद कर दिए हैं, और हमने बंदे भी नहीं भेजने, और जितने पाकिस्तानी हैं उनको आप वापस यहाँ भेज दें, और उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे अमेरिका ने रशियन नेशनल्स की प्रॉपर्टीज जो यूएस में है, जो यूके में है, वो कन्फिस्केट की हैं, वो अमेरिका फिर पाकिस्तानियों के भी कर लेगा, और उसके बाद उनको कहेगा कि भाई आप अब, जिसे पाकिस्तानी लैंग्वेज में कहा जाता है अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, तो आप उनको वापस भेज देंगे, आप उनको वापस भेज दीजिए। सो दैट इज द आउटकम। सो आपके सवाल का मैंने बड़ा टेढ़ा जवाब दिया है, बट आई वांटेड टू गेट द फ्रेमिंग राइट। Pakistan is threatening the US
कि भाई आप इंडिया से रिलेशनशिप बना रहे हैं, हम आपसे नाराज हो जाएंगे, हम आपसे दूर हट जाएंगे। वेल अमेरिका वुड एट दिस पर्टिकुलर टाइम बी हैप्पी एक्चुअली कि ठीक है, हमें एक बर्डन हमारे ऊपर कम हो गया। अदरवाइज फुलफिलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, फुलफिलिंग ऑब्लिगेशंस, फुलफिलिंग पास्ट ट्रीटीज, वो एक बर्डन ही होता है, वो खत्म हो गया, जीरो कर देते हैं। सो देयर इज नो मेरिट एक्चुअली। कॉमन सेंस शुड प्रिवेल in Pakistan. I think they must really stop terrorizing this environment. थोड़ा सा I think they should take a step back. एक अप्रोच में चेंज लेके आए, थोड़ी ह्यूमिलिटी लेके आए। दिस फॉल्स एरोगेंस, हम पुराने वीडियोस देखते हैं बैठकर एज अ स्टूडेंट। इवन नाउ आई सी यूट्यूब वीडियोस ऑफ मिस्टर भुट्टो, मिस्टर याया खान, जो पाकिस्तान के जो जनरल थे, जनरल नियाजी जो बांग्लादेश में थे, जनरल टिक्का जिनको बुचर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता है, उनके वीडियोस देखिए। दे रीक ऑफ एरोगेंस। एरोगेंस डज नॉट बिहेव अ लीडर ऑफ दिस। इससे कुछ नहीं होने वाला। तो एक थोड़ी ह्यूमिलिटी पैदा करें, टेक अ प्रैक्टिकल अप्रोच, जिसे हम ये कहते हैं रियल पॉलिटिक। अगर आप उसमें आ जाएं, रियल पॉलिटिक में, इट वुड बी यूजफुल फॉर नॉट जस्ट पाकिस्तान बट फॉर द एंटायर रीजन। जैसा कि हम इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ऑन गोइंग विजिट ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके ख्याल में भारत अमेरिका से क्या एंटीसिपेट करना चाहेगा आने वाले दिनों में, और अमेरिका भारत से क्या एंटीसिपेट करना चाहेगा? ये जो न्यू रिलेशनशिप्स की हाइट्स हैं, इसके कॉन्टेक्स्ट में आपकी क्या ओपिनियन है? मैं सबसे पहले ये देखूंगा जी, फॉर एनी कंट्री टू इन्वेस्ट इन इंडिया, तो प्राइम मिनिस्टर्स फर्स्ट एजेंडा वुड बी टू सीक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अमेरिकन कंपनियां यहाँ आए, आकर इन्वेस्ट करें। उनको इन्वेस्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए, एक ढांचा चाहिए जो भारत में अवेलेबल है। मैंने आपको पहले भी एक कंपैरिजन दिया एयरलाइन का, मैं आपको रेल का कंपैरिजन, मैं आपको वो उसका कंपैरिजन दे देता हूँ, रोड का कंपैरिजन दे देता हूँ। आपको अपनी चीजें प्रोड्यूस करनी है किसी जगह पे, आपको उसको पूरे भारत देश में मूव करनी है। भारत में नेशनल हाईवे ही तकरीबन कोई 1,20,000 मील का नेशनल हाईवे है। पाकिस्तान का तकरीबन 7 या 7,900 के करीब, मतलब विच इज ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1/15 ऑफ इंडियन रोड्स हैं। और वो भी कंडीशन हमें नहीं पता, यहाँ तो हम द हाईवेज कंडीशंस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन इंडिया। तो एक अगर कोई कंपनी का इन्वेस्टमेंट यहाँ आता है, उसको एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स, पोर्ट्स की अवेलेबिलिटी, हाईली फंक्शनल पोर्ट्स होने चाहिए, एक ह्यूमन रिसोर्स की अवेलेबिलिटी वो होनी बहुत जरूरी है। तो प्राइम मिनिस्टर्स फर्स्ट एजेंडा वुड बी टू शो द वर्ल्ड एंड टू शो द यूएस इन पर्टिकुलर कि वी आर अ थ्राइविंग नेशन विद द फ्रेमवर्क एंड अवेलेबल ढांचा एक पूरा हमारे पास तैयार है, आप उसमें पैसा लगाएं। दूसरा, आई थिंक हमारी जो डिफेंस टाइज हैं, कुछ बातें चल रही थी उसके ऊपर, इन टर्म्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, maybe in terms of surveillance equipment, as well as in terms of not attacking equipment but the defending equipment. So there are technologies and there are equipments available which are defense against the missiles and so on and so forth. Without delving into greater details, those are certain things in which would be the second thing. Third, I think in terms of developing a more synergistic approach towards the Southeast Asian region, जहां पर greater and significant dominance of China महसूस की जा रही है। बहुत सारे देश हैं वो चाइनीज डेट ट्रैप में आने के बाद फंस चुके हैं। China is taking more and more aggressive positioning. अभी आपने देखा होगा एक वीडियो सर्कुलेट कर रहा है जहां पर चाइनीज प्रीमियर जो हैं वो उनके पुराने एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर को उनके जो कम्युनिस्ट पार्टी के पोलिट ब्यूरो से हटवा रहे हैं। सो विच गोज ऑन टू शो मोर हॉकिश अप्रोच ऑफ चाइना
तो उसके ऊपर भी मेरे ख्याल से एक डिस्कशन हो सकती है। मुझे लार्जली लगता है इट इज गोइंग टू बी ऑन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री, इट इज गोइंग टू बी ऑन कोलैबोरेशन इन इनोवेशन, on defense and on Southeast Asia as a point of concern with Chinese dominance. I don't believe that Pakistan or any matter related to Pakistan is even going to figure in the conversations between the delegation. ये जिक्र में नहीं आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि यूएस और इंडिया की रिलेशनशिप जो है उसको अगर ट्रूली लेवरेज किया जाए 2-3 एरियाज में, मुझे ऐसा लगता है कि पहला तो फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ innovation and copywriting innovation. You see, America is a pioneer in copyrights. European approach or American approach very different है. There are at the two broad ends of the spectrum. America copyrights everything. Europeans believe कि कोई चीज copyright open source होनी चाहिए. जैसे Linux versus Microsoft के जो Windows हैं, इसमें बड़े अंतर हैं. India is the pharmaceutical capital of the world. फार्मेसी है, हम लोग दुनिया में सबसे ज्यादा दवाइयां बनाने की क्षमता रखते हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी और अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स को जो जब वो पेटेंट से बाहर आ जाती हैं तो उनको जेनेरिक रूप में बनाकर वर्ल्ड वाइड उसको अवेलेबिलिटी करती हैं। इसीलिए हमारी मेडिसिन जो है वो अफोर्डेबल है। मुझे लगता है कि ग्रेटर रिलेशनशिप कैन बी डेवलप्ड फॉर बायोसिमिलर्स। जो बायोसिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं उसको अवेलेबल किया जाए लोगों में, और अफोर्डेबिलिटी अमेरिका बेनिफिट करता है इससे। वो अपने लोगों को, जो उनकी पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है, उनको जरूरत है सस्ती दवाइयों की, और वो फुलफिल भारत कर सकता है। तीसरा जो मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ डेवलपमेंट जो भारत के साथ उनका हो सकता है, दैट इज इन द न्यू डोमेन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, as well as in terms of developing some innovative products which are energy saving in nature. तो यूएस भी चाहता है कि वो थोड़ी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बातचीत करे, और डिस्कशन हो कोई न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर, या डिस्कशन हो कोई सोलर के ऊपर या विंड के ऊपर। न्यूक्लियर के ऊपर डिस्कशन होने की ज्यादा चांसेस हैं। मुझे लगता है ऑलरेडी इंडिया हैज अ न्यूक्लियर डील विद द यूएस। आपको शायद ये मालूम होगा, इंडिया हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ रिस्पॉन्सिबल पावर, एंड दैट्स व्हाई इंडिया कैन परचेज the material for having nuclear fusion and fission related activities, and setting up various plants through which electricity and energy can be generated. So India can purchase that fissile material. उसके ऊपर भी मेरे ख्याल से एक लेवरेज हो सकती है। These are very very important. So अमेरिका से बेनिफिट इंडिया ले सकता है। अमेरिका इंडिया से बेनिफिट उसकी मार्केट से ले सकता है। I think they can seek more concessions and single window entry for the American firms into Indian market. India makes sure that the local population and the local industry remains a significant part of all the foreign investment and all the foreign developments that take place in India. पर मेरे ख्याल से अमेरिका उसमें कुछ concessions चाहेगा कि वो थोड़ा ease हो जाए और more significant. And America would like India to purchase some of its defense equipment, तो वो इंडिया से ये benefit लेना चाहेगा। So मुझे ऐसा लगता है कि overall it's a win-win relationship, and they will come up with a synergistic mode. India has a big market. America wants it. America has certain significant strengths in terms of innovations, in terms of energy solutions. India would like to get its hands on those. आप इस बात पे भी रोशनी डालिए कि हमने गुज़िश्ता कुछ सालों से भारत को जो इंटरनेशनल स्टेज पे बहुत आगे जाता देखा और मज़ीद देख रहे हैं, क्या इसकी बुनियादी वजह पीएम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप है, या भारत का एक अपना इकोसिस्टम है? और क्या भारत के टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, भारत की आर्मी, भारत की इंटेलिजेंशिया ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ उसी तरह ऑन बोर्ड हैं जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमें दिखाई देते हैं?
देखिए, ऐसा है कि जो एक लीडर का रोल होता है वो एक दिशा दिखाने का रोल होता है। जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, तो गुजरात में भी एक इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट शुरू से रहा है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि एक जमाना ऐसा था जब बिजली के कट लगा करते थे बाकी देश में, आज से 20-25 साल पहले, तो गुजरात में तब भी अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी हुआ करती थी सिटीज के अंदर। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट वहाँ का एक इम्पैक्ट रहा कि इसलिए बिजनेस वहाँ थ्राइव किया, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल था, फाइनेंस अवेलेबल था। अब वही जो चीजें जो हैं अब सेंटर स्टेज पे आ गई हैं। एज अ लीडर ऑफ द नेशन, आई थिंक एक दिशा सी दिखाई गई है फ्रॉम इंटरनेशनल अफेयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, वन, कि इंडिया इज विलिंग टू टेक अ स्टैंड। इंडिया हैज द रिसोर्सेज, India has financial resources, India has human resources, India also has intellectual resources and I would say spiritual resources available for the world to look into, to dig into. So of course the Prime Minister has given the direction and एक signaling का ही process होता है. But I must tell you that the success of India is truly a testimony to the Indian citizens. यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, they find opportunity in various areas. Of course, government is responsible for creating the climate for investment, तो government को ये credit देना पड़ेगा। पर उन्होंने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए। देखिए, जीएसटी, आज जीएसटी जब शुरू में लोग उसे क्रिटिसाइज करते थे, भाई एक जीएसटी है, जनरलाइज टैक्स, हमारा जो जीएसटी का एक प्रोसेस लागू हुआ है जिससे कि सेंटर जीएसटी कलेक्ट करता है, बाद में वो स्टेट्स में डिसेमिनेट करता है। जीएसटी का क्रिटिसिज्म हुआ। आज आप देखिए कि 1.5 लाख करोड़ मंथली जीएसटी कलेक्ट होता है। इट हैज बिकम अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आवर, सो इनडायरेक्ट टैक्सेस एक तरह से उसकी एक वो बढ़ गई है इम्पोर्टेंस। डायरेक्ट टैक्सेस थोड़े कम हो गए हैं, पहले डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा हुआ करते थे। अब कॉर्पोरेट टैक्स है, वो भी डायरेक्ट टैक्स है, और इंडिविजुअल्स को टैक्सेशन के जो लोग टैक्स देने वाले लोग, वो नंबर भी बढ़ गया है। सो ये सरकार की दिशा दिखाई हुई है, पर लोग हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको एक वॉलंटियरिज्म की एक एग्जांपल देता हूं। 2014-15 में एक कॉल दी गई, भारत देश में ना गैस के सिलेंडर यूज होते हैं आज भी, जिससे कि एलपीजी घरों में यूज होती है, उसके ऊपर सब्सिडी लगाया करती थी। तो बहुत सारे लोगों को प्राइम मिनिस्टर ने उस टाइम पे अपील किया है कि आप सब्सिडी छोड़ दीजिए, तो करोड़ों लोगों ने वॉलंटरीली वो सब्सिडी छोड़ दी। इट रीच्ड अ टिपिंग पॉइंट आफ्टर विच दैट सब्सिडी ग्रेजुअली बिकेम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वगैरह आने शुरू हो गए। पर आज वो सब्सिडी का जो बर्डन है वो सरकार के ऊपर से चला गया, लोगों ने अपने ऊपर ले लिया। उसी तरह स्वच्छ भारत में सरकार की कंट्रीब्यूशन वुड हैव बीन देयर, बट लोगों की कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। आज बच्चा ये कहता है, आप अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करें, उसे कुछ बाहर फेंके, तो आपको बच्चा आपको टोक देता है कि स्वच्छ भारत मत फेंकिए। सो ये बहुत बड़े स्टेप्स हैं। करोड़ों लोगों के भारत देश में बैंक अकाउंट ही नहीं हुआ करते थे। आज ऑलमोस्ट हर आदमी का बैंक अकाउंट है, वो डायरेक्ट बेनिफिट ले रहा है। तो ऑब्वियसली देयर इज अ लीडरशिप एस्पेक्ट, बट at the same time the ingenuity of people of India in finding small innovations, working on small areas, developing small projects and making them big. भारत देश में पिछले एक देश में यूनिकॉर्न, जिसे हम $1 बिलियन कंपनी जब एक एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर बन जाता है उसे यूनिकॉर्न कहते हैं। बैंगलोर सिटी अकेले में ही मेरे ख्याल से 25-30 यूनिकॉर्न, more than $1 बिलियन कंपनी। तो that's a testimony to the people of India, to the ingenuity of people of India, to the education system, which is also supporting all of these activities and enabling these people to come up with these top class ideas, and people are creating value, और value create होती है उसमें बड़ी investing companies, KKR हो, Macquarie हो या Blackstone हो, वो आकर invest करती हैं इनमें और उसका benefit लेती हैं। ये लोग अपने ideas को उनको सेल कर पाते हैं और लोगों को वैल्यू क्रिएट करके देते हैं। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन। लीडरशिप डज द सिग्नलिंग, मोटिवेट्स पीपल, क्रिएट्स अ फर्टाइल conducive environment, but it is the ingenuity of people, the hard work of people,
I would say the sincerity of people जो इसको फिर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। बहुत आखिर में कंक्लूड कीजिए आज की बातचीत को। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट और प्राइम मिनिस्टर वहां जाएंगे। इट्स अ ग्लोबल सिग्नल। आई थिंक दो एक बहुत बड़े द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, द हेड ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज मीटिंग the most powerful and the most economically strong country in the world's leader. They will discuss topics which directly or indirectly will have an impact on other nations. It will have an impact on other nations. It will have impact on the globe. I think the impact will be positive. Impact will not be negative. So in conclusion, I would like to, assuage the mental agony of the Pakistan's politician who is worried that India's Prime Minister meeting the US President will be at the expense of Pakistan is unfounded. इसके ऊपर कोई impact नहीं होने वाला है और India and US are both going to progress very strongly, and the steps taken in this meeting will only help India become in the nominal terms the third largest economy in the world in 2 years, which will be US, China, and then India on nominal basis. Actually India is already third largest on PPP basis. और अगर आप PPP basis पे इसको पकड़ लेंगे, then India will probably end up becoming the second largest economy in next few years. तो ये जो मुहायदे होंगे इसका बेनिफिट मिलेगा US को भी और भारत को भी। प्रोफेसर धीरज शर्मा जी, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने बहुत कम शब्दों में अपनी रिसर्च की बुनियाद पर आज के आर्गूमेंट हमारे शो में पेश किए। हमारी ख्वाहिश होगी कि अगले हफ्ते के शो में हम चाइना के हवाले से आपसे पूछें कि दुनिया क्यों और किस हद तक चाइना पे ट्रस्ट करती है या ट्रस्ट नहीं करती, या चाइना के हवाले से दुनिया की रिजर्वेशंस हैं। आज की बातचीत मेरे साथ करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश होगी कि हम हर हफ्ते आपके साथ इसी तरह आपकी स्कॉलरली ओपिनियन को लेते रहें ताकि हमारे व्यूअर्स डेप्थ के साथ और सहूलत के साथ और सादगी के साथ फैक्ट्स को समझ सकें। व्यूअर्स, आज की बातचीत देखने का बहुत शुक्रिया। आप हमारे टैग टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी यूट्यूब के चैनल पे आप डोनेट के बटन को क्लिक करके हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, पेपॉल के ज़रिए, पैट्रियन के ज़रिए और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए। इसी तरह के तजिए टैग टीवी पर आप बाकायदगी से देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.